हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, राइट, हर एक एग्जाम के लिए। क्लास 11 में तो है ही, पर नीट में और जेई में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही से स्टार्ट होगा। तो आप लोग बच्चों ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ में क्या डिफाइन होता है? डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो भी हम लोग हीट देंगे किसी सिस्टम में मैं ड्रॉ कर देता हूं, वरना आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हीट कहां दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ये कोई सिलेंडर है, पिस्टन है जो मूव कर सकता है, मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन का एरिया ए है और ये मूव कर सकता है ऊपर या नीचे। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो होता क्या है, गैस को हम हीट करेंगे। डेल्टा क्यू मीन्स हीट सप्लाइड गिवन टू द गैस। उससे क्या होगा, वो हीट कहां कहां जाएगा? पहले जाएगा डेल्टा यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। उसके बाद वर्क डन होगा, है ना। तो वर्क डन क्या होगा, जब भी स्ट्राइक करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, स्ट्राइक करेगा टू द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर और पिस्टन को भी हीट करेगा, तो ये थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ जाएगी। पहले इधर था, इधर आ जाएगा। दिस इज योर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, देखते हैं आगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट मीन्स आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। यहां पर डेल्टा भी हम लोग 0 लेते हैं, नो वॉल्यूम चेंज। और हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर डेल्टा भी 0 ही रहेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो यहां चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इन दिस केस वर्क डन विल बी 0। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। यानी कि जो भी हम हीट एनर्जी देंगे सिस्टम में, वो कहां जाएगा, वो इंटरनल एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा, या यूं कह लो इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा सारा। अब हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं हम लोग, NCV डेल्टा टी। N क्या है, नंबर ऑफ मोल। CV है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T इज द टेम्परेचर। तो हमारे को सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। डेल्टा क्यू अब इस टाइम NCV डेल्टा T हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें आइसोकोरिक का, तो सपोज ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम को इंक्रीज होना नहीं है। हो सकता है मेरे पास वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ड्रॉ करने को आ जाए, राइट। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर भले इंक्रीज हो जाए बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो इस केस में अगर मैं निकालूं स्लोप, दैट इज dp बाई dv, तो 90 डिग्री है ना। स्लोप क्या होता है, tan 90। tan 90 क्या होता है, इंफिनिटी। इस केस में स्लोप क्या होगा, dv बाई dt पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मीन्स 0। तो हमारे को ग्राफिकल आइडिया भी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड पॉइंट में। यहां मैं ले लेता हूं आइसोथर्मल। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा प्रोसेस में ले रहा हूं। आइसोथर्मल मीन्स यहां क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये टेम्परेचर जो कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो भी 0 हो जाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, यानी कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी ऑब्वियसली 0। सो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन मीन्स P डेल्टा V हो जाएगा।
टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हमारे को एक आइडियल गैस इक्वेशन भी तो मालूम है ना, मतलब वर्क डन पी डेल्टा भी हो गया, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी नो दैट। तो वर्क डन में पी को रिप्लेस करूंगा तो क्या लिखूंगा, एनआरटी बाई वी, दिस वन, ये हो गया वर्क डन। तो इनिशियल वॉल्यूम वी आई, फाइनल वॉल्यूम वी एफ, ये हमारा वॉल्यूम का रेंज हो गया। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, तो एनआरटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एलएन अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। एलएन को लॉग में भी चेंज करना पड़ता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे फिर 2.303 का फैक्टर आ जाएगा, आरटी एलएन वी एफ अपॉन वी आई। अब यहाँ डिपेंड करता है, अगर वी एफ ज्यादा है वी आई से तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन भी होगा ना, तो वी आई विल बी ग्रेटर, वी एफ विल बी लेस, तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम आइसोथर्मल की बात करें, दैट मीन्स पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इधर वी इधर, ऐसा हो सकता है, एक्सपैंड हो रहा है ये, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। सो इन दिस केस वीएफ इज ग्रेटर ना, क्योंकि वॉल्यूम तो इधर बढ़ेगा, प्रेशर इधर बढ़ेगा, और यहां पे क्या होगा, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट डाउन करो। थर्ड पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है तो डेल्टा क्यू को हम लोग पता है क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं ये एन सी पी डेल्टा टी। एन इज अगेन नंबर ऑफ मोल एंड सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एनसीपी डेल्टा टी। तो आपको दोनों याद रखना है। और वापस अगर यहां पे आ जाए तो मैं लिख सकता हूं एनसीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी प्लस पीडीवी। ठीक है बच्चों, नाउ मेरे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो मैं यहां लिख सकता हूं पी डीवी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो पी डीवी की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं एन आर डी टी। तो लिख के देखते हैं क्या मिलता है, एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी। इसको डिफरेंशिएट करने से आया था। अब हमारा डी टी गया, एन भी गया, तो मेरे को क्या मिल गया, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। ठीक है, सीवी प्लस, और वी कैन से सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं बच्चों, याद कर लो ध्यान से, मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी हमारे को आने चाहिए और ये वर्क डन भी आनी चाहिए। ठीक है, और हम लोगों ने ये देखा है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी हमेशा बड़ा होता है, इसको ज्यादा काम करना होता है ना, ज्यादा काम करना होता है किसी भी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के लिए। दैट्स व्हाई हम लोग लिख सकते हैं सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, दिस वन। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आगे के टॉपिक में बताता हूं क्या करना है। हाँ बच्चों, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे को मिला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब यहां पे क्या होता है बच्चों कि हमने बोला Cp ग्रेटर देन Cv। अगर हम लोग Cv की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, तो वर्क डन तो 0 था, उसके लिए मेरे को मिल रहा था डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, मतलब Cv की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम जो भी हीट देंगे वो तो कहां जाएगा, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में ही जाएगा। लेकिन अगर मैं Cp की बात करूं, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा U प्लस W। मतलब यहां जो हम लोग हीट देंगे
वो इंटरनल एनर्जी में भी जाएगा प्लस वर्क डन ही होगा। इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा सीपी के केस में, 2 फैक्टर में एनर्जी जाएगा। तो दैट्स व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, राइट। अब ये जो सीवी है इसको फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू आर, इससे फाइंड करते हैं। तो आपको एक नया टर्म मिला अभी सुनने को, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या बोला मैंने बच्चों, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। एक्चुअली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेफर करता है कि किसी मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी है और उस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है। मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है उसके पास 1 कंपोनेंट। अगर वो एक एक्सिस में मूव कर सकता है तो 1 कंपोनेंट 1 एनर्जी। अगर उसके पास रोटेशनल भी है तो बोलेंगे दूसरा एनर्जी आ गया। तो 1 एनर्जी रोटेशनल, 1 एनर्जी ट्रांसलेशनल ऐड हो सकते हैं, 2 एनर्जी बनेगा उसके पास। एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। हो सकता है वो वाइब्रेट भी करता हो, यानी कि वाइब्रेशंस जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 एनर्जी छुपा होता है। जैसे मैं स्प्रिंग की बात करूं, एक स्प्रिंग ले लो, 2 बॉल ले लो, स्ट्रेच करके छोड़ दोगे तो वाइब्रेट करता है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस आपको बॉल की काइनेटिक एनर्जी भी होगा। दैट मींस वाइब्रेशंस हैज 2 कंपोनेंट ऑफ एनर्जी, एक को बोलते हैं पोटेंशियल और एक को बोलते हैं काइनेटिक। तो मैं पहले आपको मोनो एटॉमिक गैसेस का बता रहा हूं, मोनो एटॉमिक गैस, दिस वन। तो बच्चों ये कोई मैं बना रहा हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मोनो एटॉमिक गैस अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर। अगर एस की तरफ नहीं जाएगा, मान लो अगर वाई की तरफ जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम वी वाई का स्क्वायर। या यूं हो सकता है वो जेड की तरफ आ जाए तो हाफ एम वी जेड का स्क्वायर, राइट। तो इसके इंडिपेंडेंट मोशन कितने हुए, 3 तरीके के मोशन हुए। तो हम लोग बोलेंगे इट हैज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 3। ये आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मैं बात करता हूं डाई एटॉमिक की, डाई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक का मतलब जैसे कोई हीलियम गैस हो गया, मोनो एटॉमिक है ना, या कोई भी नोबल गैस तो मोनो एटॉमिक ही होगा। डाई एटॉमिक की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब डाई एटॉमिक गैसेस हैं। तो अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें तो मॉलिक्यूल ऐसा कुछ होगा, डंबल मान लो आप, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2, डंबल शेप। अब ये डंबल शेप हो सकता है एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, या हो सकता है वाई की तरफ मूव करे, या नहीं तो जेड की तरफ मूव करे। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी इसके पास 3 होंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि इसको मैंने बिठा दिया, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ये डंबल शेप है। तो हो सकता है ये एक्स एक्सिस की तरफ जाए या वाई की तरफ जाए, जेड की तरफ जाए, तो 3 ट्रांसलेशन मोशन शो करेगा ये। तो उसके लिए मैंने लिख दिया T3, मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हो गया टोटल 3। अब हम रोटेशन के बारे में सोच लेते हैं। तो पहले ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डंबल अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, क्योंकि ये दोनों मास एक्स एक्सिस पे ही लाई कर गया। जब मास एक्सिस पे ही लाई कर जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होता है, यानी कि। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। जब आई खुद यहां 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो 0 होगा, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। लेकिन वाई के एक्सिस के अबाउट में इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, 0 नहीं आएगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। जेड के लिए भी बात करें तो आई जेड भी कोई वैल्यू आएगा, राइट। तो ट्रांसलेशन मोशन ये कर सकता है अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट जेड एक्सिस, सॉरी रोटेशन मोशन। तो रोटेशन के लिए 2 कंट्रीब्यूशन और ऐड करना पड़ेगा मुझे। सो टोटल कितना हो गया,
5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया किसी भी डायटोमिक गैस के लिए, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल 2, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे वाइब्रेशन एनर्जी की। ये वाइब्रेशन एनर्जी तब आएगा जब हमारे पास वेरी हाई टेम्परेचर की बात हो, वेरी हाई टेम्परेचर, वो फिर हम लोग मास और स्प्रिंग की बात करेंगे। वाइब्रेट करेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा और काइनेटिक एनर्जी आएगा। मतलब वाइब्रेशन की वजह से यहां पर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ऐड करना पड़ेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल हो जाएगा 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी भी डायटोमिक गैस के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं है, ये बहुत रेयर मिलेगा आपको, आपका एक तरह से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, वाइब्रेशन है तो ऐड कर देंगे, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया किसी भी डायटोमिक के लिए। अब बात कर लो ट्राइएटोमिक के लिए। ध्यान से देखना बच्चों, हम ट्राइएटोमिक की जब बात करेंगे, ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक में क्या होगा कि 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो लीनियर हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लीनियर ही है ना, ठीक है, तो लीनियर होगा तो बिल्कुल डायटोमिक तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फिर हमें वापस यहां आना पड़ेगा, यानी कि 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल, तो इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम 5 लेके चलेंगे। अगर फिर से वाइब्रेशन हुआ तो 2 और ऐड करके 7 बना देंगे, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 ऐड करेंगे वाइब्रेशन वाला, तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी होगा। लेकिन अगर ट्राइएटोमिक अगर लीनियर नहीं है ना, किसी ट्रायंगल, ऐसा भी तो हो सकता है ट्राइएटोमिक वाला। अब इस केस में क्या होगा कि अगर हम ये एक्स एक्सिस ले लें, वाई ले लें और ये इधर जेड ले लें, तो ये एक्स ट्रांसलेशनल मोशन की तरह ये एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो ट्रांसलेशन के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी 3 ले सकते हैं। और रोटेशन की बात करेंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स के अबाउट में 0 नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि एक और मास बचा हुआ है वाई की तरफ। ये एक्सिस लेंगे तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इस केस में तो दूसरा मास कुछ था ही नहीं, सारा का सारा मास, यानी कि दोनों मास अलॉन्ग द एक्सिस था, इसलिए 0 था। इस केस में तीनों एक्सिस के अलॉन्ग ये ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन दिखाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा रोटेशन के लिए 3 लिखूंगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी 0 नहीं होगा, एक्स के लिए भी नहीं, वाई के लिए भी नहीं, जेड के लिए भी नहीं, ठीक है। और अगर वाइब्रेशन का फैक्टर यहां भी मुझे ऐड करना पड़ा तो फिर से 2 फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, वाइब्रेशन मींस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो फिलहाल तो 6 हो गया, प्लस 2 कहां से आएगा, वाइब्रेशन एनर्जी से, तो टोटल हो जाएंगे 8, ठीक है बच्चों। लेकिन वाइब्रेशन का केस मुझे लगता नहीं कि आएगा तो देख लेंगे, रेयर चांस है आने का। तो आप ये याद करके चलो सारी वैल्यूज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये बहुत काम की चीज है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काम में आएगा, अभी बहुत जगह उसका एप्लीकेशन है। तो बच्चों आप लोग इसको समझ गया हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में जाओ, कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। नॉलेज को जितना शेयर करोगे, एक्सपैंड करोगे, अच्छी बात है। नोट इट डाउन बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। तो वापिस हम लोग अगर आ जाएं न्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, और वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये लिखते हैं हम। तो फॉर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मीन्स नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ना हीट लेना है ना हीट देना है। जैसे कि थर्मोफ्लास्क होता है, थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, पानी डाल देते हैं, गर्म पानी डालेंगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडा डाल देंगे ठंडा ही रहेगा। उसको ढक्कन अगर बंद रखें तो खोल के नहीं, हमने जैसे उसका ढक्कन टाइट बंद किया तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म रहेगा। ट्रेन में कहीं भी ले जाओ, लंबी जर्नी में हम लोग ले ही जाते हैं ना, कहीं भी ले जाते हैं, ठीक है। नो हीट एक्सचेंज, यानी कि यहां पे 0 हो गया
दिस इज योर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये जो पूरा इसका आगे हमारे पास पी डेल्टा वी, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो इस्तेमाल होगा वो वर्क डन में इस्तेमाल होगा, बाहर से कोई हेल्प लेना नहीं है, उसको खुद ब खुद काम करना है। तो इसको समझ सकते हैं एक पिस्टन की तरह, ऐसा कोई पिस्टन है। तो पहले हम लोगों ने इसको हीट देके यहाँ छोड़ दिया, इसमें हीट देके छोड़ दिया हमने। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वो तो रैंडम मूव करता रहता है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा एनर्जी उसके पास है जो इसने पहले गेन कर रखा है। तो पिस्टन को हो सकता है थोड़ा ये खिसका के ऊपर तक ले जाए, ठीक है, थोड़ा खिसका के ऊपर ले जाए। तो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया dx। और एरिया हम लोग इसको ये ले लेते हैं, एरिया ऑफ द पिस्टन। तो फॉर दिस छोटा सा मूवमेंट है, ये बहुत ही छोटा मूवमेंट है, उसके लिए स्मॉल वर्क डन ले सकते हैं, स्मॉल वर्क डन P इंटू dV, ये लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर इंटू दिस वन। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं स्मॉल वर्क डन लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F dx। और प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर क्या लेंगे हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया ले सकते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इंटू एरिया हो गया फोर्स। तो अब मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूं P इंटू एरिया, P इंटू एरिया इंटू dx। अब एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यही तो स्मॉल वॉल्यूम होता है ना, इसी को मैंने लिखा है dV। अगर यहां नहीं समझे तो यहां समझ जाओगे। सो दिस इज योर P dV। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, PV गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वेयर गामा इज रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv, राइट। ठीक है, तो वापिस आ जाओ यहां पे P dV। तो मैं यहां से अब P को रिप्लेस करने वाला हूं वॉल्यूम के टर्म में यहां पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट V टू द पावर माइनस गामा, यहां रिप्लेस कर देते हैं K V माइनस गामा और dV। इसको इंटीग्रेट कर दो, ये ले लो वॉल्यूम इनिशियल V1 से V2 तक। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन ही तो है हमारे पास, K V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 V1 से V2 तक। सो K अपॉन 1 माइनस गामा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ V1 डाल सकते हैं, अपर लिमिट। सो V1 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस VT टू द पावर 1 माइनस गामा, सॉरी ये V2 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो एडियाबैटिक वर्क डन के लिए। अब इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको किसी दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं यहां की वजह से। मतलब P V इज इक्वल टू nRT। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं P की जगह KV, ये वाला टर्म लिख सकते हैं ना, KV माइनस ये P की जगह लिखा, दिस इज इक्वल टू nRT। तो K V 1 माइनस गामा इज इक्वल टू nRT। ठीक है। अब अगर हम लोग दो टेम्परेचर की बात करें, मतलब पहले टेम्परेचर यहाँ T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया, जब पिस्टन ऊपर गया, दो कंडीशन ले सकते हैं। सिमिलरली पहले V1 था, बाद में V2 हो गया, दो कंडीशन ले सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि V1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू nRT1। सिमिलरली K V2 1 माइनस गामा nRT2 ले सकते हैं। तो इस K को अंदर जाने दो, K अंदर गया, ये भी अंदर गया। तो मैं लिख सकता हूं 2 वाले टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 वाले टर्म के लिए K इस पूरे को रिप्लेस करना है, तो nRT2 हो जाएगा, वो ये वाला टर्म हो जाएगा nRT2, ये हो जाएगा nRT1।
अब NR कॉमन ले लो तो ये T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये y नहीं है बच्चों, गामा है ये, दिस वन। तो ये एक फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया हमारे पास। इसको हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं, कैसे? देखो P1 V1 NR T1 P2 V2 NR T2, ये कर सकते हैं। तो इस NR को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो मुझे मिलेगा NR T2 माइनस NR T1। तो NR T2 माइनस NR T1 करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। तो बच्चों मेरे को ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। गामा कैसे फाइंड करना है? Cp बाई Cv, राइट। और Cv कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? अभी अभी मैंने बताया था 3 होता है। डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है? बता चुका हूं, राइट, 5 होता है। इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग वाइब्रेशंस, राइट। सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, we can find any kind of degrees of freedom and hence we can find Cp and Cv, तो वहां से गामा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। नीट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें फॉर्मूले स्कूल में भी आते हैं, बेसिक फॉर्मूले चाहिए, राइट। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन।